कोई बताएगा कि लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? हम लाइफ को कैसे देखते हैं? कोई भी कुछ भी बोलो। सभी तो एक जिंदा इंसान है ना, जो मेरी बात सुन रहे हैं, है ना? हम एक जिंदा इंसान है ना। तो लाइफ क्या है? आप प्लीज बोलिए, कुछ भी बोलिए। मैं एग्जाम नहीं ले रही हूँ। मैं डिस्कशन कर रही नमस्ते मैम। हूँ। नमस्ते। नमस्ते मैम। लाइफ की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी मैम, बट उतार चढ़ाव जीवन के और अपने स्ट्रगल, अपनी हर दिन सुबह से लेके शाम तक की प्लानिंग, हर दिन एक वीक की प्लानिंग, एक साल की प्लानिंग, और बस उतार चढ़ाव, उतरते चढ़ते, बस यही जिंदगी है। अच्छा, थैंक यू सीमा। पर मैं, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर जो मैं परसीव करती हूँ ना, मैं इसको लिविंग में लो, कि हम हमें भगवान ने जिंदगी दी है, राइट? जिसको हम कह रहे हैं कि हमें लाइफ मिली है। वो लाइफ एक कीड़े मकोड़े को भी मिलती है, एक जानवर को भी मिलती है, एक एक पेड़ पौधे को भी मिलती है। सबको मिलती है, क्योंकि उनमें एक जिंदगी है, लाइफ का एक बीज है, राइट? तो मेरे हिसाब से जो लाइफ है ना, मैं उसको ऐसे परसीव करती हूँ कि वी हैव अ बॉडी, वी ब्रीथ, आर बॉडी पार्ट्स फंक्शन। कुछ भी अगर एक बॉडी का पार्ट फंक्शन करना बंद कर दे, तो हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाई लेते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को इंटैक्ट रखना चाहते। तो जो लाइफ है वो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम अपन चल रहे हैं, हम हाथों से काम कर रहे हैं। तो ये हमारी जिंदगी है। हार्ट बीट इज आवर लाइफ, है ना? जब हार्ट बीट बंद हो जाती है ना, तो हम कहते हैं जिंदगी खत्म हो गई, है ना? इस इंसान ने जितना जीना था जी लिया, दैट इज लाइफ। और जो लिविंग है ना, वो लिविंग, भगवान ने एक इतना बड़ा संसार रच दिया है कि जिसमें हम लिविंग की बात कर, हर इंसान के लिविंग के पैरामीटर्स जो है, जो ग्राफ है, वो वेरी करता है, ऊपर नीचे कहाँ कहाँ जाता है। एम आई राइट? मैंने सब कुछ अपने दिमाग से प्लान किया है, बुक रेफर करी है। पर अगर कोई भी मेरी बात से सहमत नहीं हो रहा है, तो प्लीज हाथ खड़ा करके बोल सकते, ठीक है? गॉड हैज गिवन अस माइंड, हमें माइंड भी दिया है, सोल भी दिया है। और ये दोनों, जो माइंड एंड सोल है, ये हमारे बॉडी का पार्ट है। और पूरा मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, टर्निंग इनटू लिविंग, इज द रोल प्लेड बाय माइंड एंड सोल। हम क्या सोचते हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी आत्मा हमें क्या आवाज देती है, और उसके बेसिस पे हम क्या एक्शन लेते हैं। एक होता है कॉन्शियस, जो हमारी अंतरात्मा होती है, और एक हमारा होता है कि जो हम कहते हैं, और तीसरा होता है कि जो हमारा एक्शन होता है। तीन चीजों पे हमारी लिविंग बेस्ड है। एक तो हमारा थॉट प्रोसेस, वो जो थॉट प्रोसेस आ रहा है, वो कौन सी कॉन्शियस से आ रहा है, और हम उसके ऊपर एक्शन क्या लें। क्या इन तीन चीजों के अलावा खाना पीना, रहना, घर, नौकरी, फैमिली, ये सब कुछ एक पार्ट है, राइट? द होल, जो पूरा हमारी लिविंग है, वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है कि हमारा, हमारी अंदर से जो कॉन्शियस से सोच आ रही है वो क्या है, और हम उसके ऊपर क्या थॉट्स बना के बोल रहे हैं, और उन थॉट्स को बोलने के बाद हम एक्शन क्या लें। डू यू एग्री विथ मी कि यही तीन चीज हमारे लिविंग है? बाकी तो हमारे हमारे प्रलब्ध हैं, जो हमें मिलता है, खाना, घर, कपड़े, नौकरी, फैमिली, राइट? तो
ये सब चीजें, पर भगवान देखो इंडिविजुअल्स को जिंदगी देता है, उसकी उसकी जो किस्मत है भगवान लिख के नीचे भेजता है, राइट। कहाँ पे उसने जन्म लेना है वो भी भगवान ही तय करता है। बट जो तीन चीजें हैं, बट द मेन थिंग इज आर थॉट्स एंड एक्शन, कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे एक्शन क्या है। अब थॉट एंड एक्शन की बात तो हम कर रहे हैं, हमारे दिल में जो विचार आते हैं उसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं। अगर विचार आया कि इससे लड़ाई करनी है तो हमारा हम लड़ाई कर लेते हैं। विचार आया कि इसके साथ हमने हलीमी से बात करनी है तो हम हलीमी से बात करते हैं। एक विचार आता है कि वो शी इज रॉन्ग, तो मुझे उसको स्नब करना ही करना है कि वो गलत है और उसको बताना है। जब तक उसको नहीं बताऊंगी मेरी अंतरात्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं बहुत बहुत ही मतलब कि ये सब बातें कर रही हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जुड़ी रहती। और जब हम एक विचार को एक्शन में बदलते हैं तो हम क्या क्रिएट करते हैं, एक कॉज क्रिएट करते हैं। कॉज का मतलब होता है कि हम हमने कुछ कर्म करे। कॉजेस क्या है, कर्म, जो हम कर्म करते हैं। चाहे जो भी हम कर्म करें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमने उनकी सेवा करनी, सोच है ना सेवा करनी है, पर कैसे करनी है वो एक्शन है। एक्शन के साथ हमारे कर्म जुड़े कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। और उन कर्मों को हम कहते हैं कि हम एक कॉजेस क्रिएट कर रहे हैं इस संसार में, जिस संसार में हम एक बहुत ही महत्व, वो कॉजेस क्रिएट करने के बाद हम कहते हैं कि हमें इफेक्ट क्या मिलता है। हर कॉज का एक इफेक्ट है। मैंने किसी को पानी पिलाया तो उसका इफेक्ट क्या है, उसकी प्यास बुझी। मैंने किसी को दो अक्षर पढ़ाए तो उसका इफेक्ट क्या है, उसने दो अक्षर सीखे। मैंने अगर कुछ भी किया, मैंने अगर किसी के लिए कुछ भी काम किया, किसी की सेवा करी, तो उसका इफेक्ट क्या है, उसने मुझे ब्लेसिंग्स दी। कोई भी ऐसा कॉज नहीं है जिसका इफेक्ट ना हो इस कॉस्मोस में, इस संसार में। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कॉज का इफेक्ट होना ही होना है, और जो हम करते हैं उसका इफेक्ट हमें आता है। और एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हम कुछ भी करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन भी आता है हमें। चाहे रिएक्शन उसी समय आए, चाहे थोड़ी देर के बाद आए, या वो एक खाता बन जाता है और उसका रिएक्शन हमें कभी साल बाद, कभी 2 साल बाद, कभी 5 साल बाद, कभी अगले जन्म में भी मिलता है। हम ये फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। तो एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट एंड एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। द होल प्रोसेस ऑफ living is cause and effect. The whole process of living is action versus reactions. और जो हमें मिलता है, जो कहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ ठीक हो रहा है, हम उसमें परटर्ब्ड होते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम रोते हैं। और कभी हमारे पास बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं। पर हम ये बात को भूल जाते हैं कि जो हमारे सामने रिएक्शन आ रहा है या इफेक्ट आ रहा है वो हमने ही क्रिएट करा है। जो हम कर रहे हैं उसी का रिटर्न आ रहा है हमारे पास। जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी और हम इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारा इम्बैलेंस चलता रहेगा। हम जो जो भी कॉजेस क्रिएट करेंगे उसका इफेक्ट आएगा, और जो भी हम एक्शंस करेंगे उसका रिएक्शन हमारे को भुगतना ही है। कोई एस्केप ही नहीं है लाइफ में। अगर हम लिविंग की बात करते हैं, लाइफ एंड लिविंग का यही एक इंटरसेक्शन। हमें भगवान ने जिंदगी दी, हम जिंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं
कौन से कॉजेस हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका क्या एक्शन आ रहा है, हम क्या एक्शन कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा रिएक्शन आ रहा है। बस इतनी ही एक समझ की जरूरत है। एक बॉक्स में हम हार्ट का कुछ ऐसे ऐसे करके बनाते हैं ना, जो मुझे बनाना नहीं आता, तो वो उसी में सब कुछ समाया हुआ है ना। और क्या हम सारे एक्शन जो हैं वो बुद्धिमत्ता से लेते हैं? मोस्टली हम सोच के बुद्धिमत्ता से लेते हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे एक्शन होते हैं, कभी कभी हम वो बुद्धिमत्ता को एक साइड पे रख देते हैं, पर हम एक्शन करते रहते हैं। ठीक है। और जो हम बुद्धिमत्ता से हट के एक्शन करते हैं, उसका रिएक्शन भी हमारे पास बुद्धिमत्ता से हट के ही आता है। वो बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ के नहीं आता है। आप इस पर विचार जरूर करना। आज के बाद आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसके बारे में अपनी सोच बनाना, सोच के बाद ही एक्शन करना। क्योंकि पहले रिएक्शन सोच लेना कि अगर मैं ये एक्शन करूंगा तो इसका रिएक्शन क्या। ठीक है। और अगर हम ये सोच पहले बना लें कि हम जो एक्शन कर रहे हैं इसका रिएक्शन क्या होने वाला है। इवन मैं भी नहीं करती हूँ, पर मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ, इसको अपनी समझ बनाने की कोशिश करती हूँ कि हम अगर ऐसे अपनी जिंदगी को जिएंगे, ऐसे अपनी लिविंग बनाएंगे, ऐसे अपनी लाइफ की मीनिंग बनाएंगे करने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा जीवन दिया है। और उस अच्छे जीवन को जीने के लिए सारा दारोमदार हमारे कॉजेज एंड इफेक्ट्स पे होता है, सारा दारोमदार हमारे एक्शन और रिएक्शन पे होता है। अगर सारी दुनिया अगर एक ही इस प्रिंसिपल पे चले, तो हमारा जो संसार है वो एक स्वर्ग आश्रम बन जाए। यहाँ पे सोने की चिड़िया की बात करते थे ना हम, कि भारत एक सोने की चिड़िया है। वो कुछ नहीं है। सोने की चिड़िया खाली सोने के महल और सोने के गहने नहीं होते, उसमें जो इंसान रहते हैं वो कितना चमक रहे हैं, कितना शाइन कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, उनको क्या उसका इफेक्ट मिल रहा है। बस यही है। इसके आगे जो फिलॉसफी है कि हमारे जो कॉजेस हैं उसके इफेक्ट्स क्या है, एक्शन के रिएक्शंस क्या है, वो हमारी एक कर्मा थ्योरी है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। ये तो हमारी वैल्यू सिस्टम है, ये हमारे संस्कार है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये सिखाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसका बदला हमें मिलता है, उसके हमारे कर्म बनते हैं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। सबकी अलग अलग सोचे, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। कोई कहता है कि इसी जन्म में फल मिल जाता है, कोई कहता है उसी समय मिल जाता है, कोई कहता है उसके बाद मिलते हैं। पर मैं उस थ्योरी में नहीं जा रही हूँ, और मैं उस थ्योरी में जाना भी नहीं चाहूंगी। कि मैंने ये रियलाइज करा है कि मेरे कर्मों का फल आज की जिंदगी में, अगर इस जन्म में मुझे समझ आ रहा है कि मेरे कॉजेज एंड इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, तो मैं अपने कॉजेज को क्यों ना सुधार लूं, मैं अपने थॉट प्रोसेस को क्यों ना सुधार लूं। इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। पर अगर हम स्लोली स्लोली इसको करना शुरू करेंगे, तो शायद हम इसी जिंदगी में जो भगवान ने हमें जन्म दिया है उसमें हम बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स अपनी लिविंग में भी ले आएंगे, अपनी लाइफ में भी। ये लिविंग प्रोसेस है, रोजमर्रा की जिंदगी को जीने का प्रोसेस है। ठीक है। सो ये हम कैसे कर सकते हैं? अब मैं प्रैक्टिकलिटी पे आ रही हूँ। किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है? कोई मेरे से नहीं एग्री कर रहा जो मैंने क्या बोला है? प्लीज हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, मैं तभी अगले स्टेप पे चलूं। नहीं मैम, आप बहुत ही बढ़िया बता रहे हो। और रिएक्शंस के पीछे तो मैं आज ही मॉर्निंग में कुछ पढ़ रही थी बुक में। तो बट इज ऑल डिपेंड्स ऑन आवर रिएक्शन, उसी को आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया आज। कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ की, कुछ भी दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, आपका रिएक्शन अगर जो स्टेबल है, विद माइंडफुलनेस के साथ है, तो वो किसी भी चीज को इम्पैक्ट नहीं करेगा।
माइंडफुलनेस के साथ रिएक्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एंड ऑफ द डे सबके साथ, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बीमार है, नॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके रिएक्शन बहुत माइंडफुली होना चाहिए सबके साथ, वट एवर बिल्कुल। यू से, वट एवर यू डू। हम्म। और ये हमारी जिंदगी में क्या आता है, प्रैक्टिकलिटी में कैसे आता है? वन टू वन आता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैं मतलब कि आपकी बात सुन के और जो कुछ भी मैं आपको कह रही हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेचुरली वन टू वन आएगा। फिर वन टू मैनी आता है, क्योंकि एज एज लीडर्स यू आर टॉकिंग टू मैनी। उस समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आप बायस्ड हैं या अनबायस्ड हैं? आपकी सोच इतनी क्लियर है कि आप ये क्यों उनके साथ काम कर रहे हैं, आप क्या उनको देना चाहते हैं? उसमें आपका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट तो नहीं है, बिकॉज गिविंग इज द बेस्ट बेस्ट आई थिंक अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। एंड मैनी टू वन भी है। बहुत सारे लोग आपको भी देखते हैं एज एज अ पर्सन, राइट? बहुत सारे लोग आपके पास आके इकट्ठे भी अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, या जनरल डिस्कशंस होती है। और मैनी टू मैनी भी होते हैं, ग्रुप्स में हम कहीं फंक्शन पे जाते हैं, कुछ करते हैं, तो मैनी टू मैनी भी डिस्कशंस होते हैं, राइट? मैंने एक सेंटेंस बोला, दूसरे ने दूसरा बोला, तीसरे ने तीसरा बोला, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। और अगर हम वन टू मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, अगर हम इन सब चीजों को एनालाइज करें और अपने थॉट्स के मुताबिक हम शेयर करें और हम अपने एक्शन करें, तो हमें उसी समय पता चल जाता है, अंदर हमारी कॉन्शियसनेस हमें बता जाती है वेयर डू वी स्टैंड। और ये सेल्फ एनालिटिकल पॉइंट अगर हमारे में आ जाता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे एनालाइज करते हैं, तो हमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट? कोई कोई बोलना चाह रहे हैं प्लीज? यहाँ तक सबको क्लियर आ गया? क्योंकि हम, ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं लाइफ के, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और अगर जैसे हर्ष के सेशंस आपने लिए होंगे, अगर मैं उसको कोरिलेट करूं, तो वो भी यही बोलते हैं कि एंड ऑफ द डे अगर वो लिस्ट हमारी आंखों के सामने आ जाती है कि हमने पूरे दिन में किया क्या है, अगर तो हमने कॉजेस बड़े पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, विदाउट एनी हार्म क्रिएट कर रहे हैं, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, जितनी हमारी समझ थी उस तरीके से हमने उनको समझाया, हमने कोई क्रुएलिटी का एक्शन नहीं लिया, तो हम अपनी लिस्ट को बहुत जल्दी वॉश आउट कर लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, हे भगवान अगले दिन इससे भी अच्छी बुद्धि देना, इससे भी अच्छे हमें सोच देना, कि हमारे कर्म रोज रोज इम्प्रूव होते रहे। और फिर हम अपना एक स्केल क्रिएट कर लेते हैं, वे डू वी स्टैंड, राइट? और वे डू वी स्टैंड, देखो इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा वर्ड है हमारा, हम तो बहुत ही एक ड्रॉप इन द ओशियन लोगों को जानते हैं। और हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये हमारा वैल्यू सिस्टम हमें बता, कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमने क्या मॉरली अचीव किया है। एंड वे डू वी स्टैंड इफ वी डेवलप दिस हैबिट, अगर हमें ये हैबिट डेवलप करने की आदत पड़ जाए, तो हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर। इसमें बहुत, हमारी लाइफ में देखिए इम्प्रूव करने के बहुत सारे कॉजेस हम क्रिएट करते हैं। हम कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, हम कभी नाराज भी हो जाते हैं, हम कभी बहुत एग्रेसिवली भी बात कर लेते हैं, हम कभी रो भी पड़ते हैं। तो ये सारी इमोशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमें पर्टर्ब करती हैं, जो हमें नेगेटिव सोच की तरफ ले जाती हैं, कभी पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाती हैं। पर वो केंद्र बिंदु क्या है एंड ऑफ द डे, कि हम कहते हैं
मैंने तो कहीं किसी के लिए बुरा नहीं किया, वो पॉइंट अगर हम एनालाइज कर लें और उस पे हम केंद्र बिंदु रहें, तो शायद आस्ता आस्ता हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये हमारी नेचर है एग्रेसिवनेस, कभी कभी मतलब कि एक दूसरे फिलॉसफी में कहते हैं कि हम 10 वर्ड्स में रहते हैं। 10 वर्ड्स मतलब कि 10 दुनिया के हिस्से हैं, जिसमें आते हैं हेल, हंगर, क्रुएलिटी, असुरों की जिंदगी, फिर सेल्फिशनेस, फिर हम मतलब कि एक बहुत ही उसके उसके नाम है 10 की, हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम एक ऐसी सोच रखते हैं कि हम सबका भला करते हैं। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी, फिर आप इसको लिंक कर पाएंगे उसके साथ। और एवरी मिनट हम हेल से हेवन तक पहुंचते हैं। हम एक बार ही एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हम कहते हैं हे भगवान सबका भला कर, ठीक है, और एक बार हम इतना गुस्सा आ जाते हैं कि हम हेल में आ जाते हैं, राइट, हंगर में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि उसको क्यों इतना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ये सारी सिचुएशंस हमारे में आती हैं थॉट प्रोसेसेस में। पर मैं एनालिसिस आपको बाद में बताऊंगी। पर अगर हम ये चीज समझ लें कि वेयर डू वी स्टैंड, तो हमारी पर्सनालिटी हमेशा हमें स्ट्रांग होने की तरफ ले जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हम बहुत बोलते हैं इस सेंटेंस को, मैं भी बहुत बोलती हूँ, कि हमारी किस्मत ठीक है या खराब है। हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है जो हमारे साथ ये हो रहा है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि उसके साथ ये हो रहा है ना। हमारा ये रोजमर्रा की सोच है। क्योंकि जो हम करते हैं, जो हम कॉजेस क्रिएट करते हैं, कॉज का मतलब ये होता है कि दूसरे इंसान पे उसका असर क्या हो रहा है, और वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है या ठीक सोच रहा है, और जो मैं कर रही हूँ, कॉज क्रिएट कर रही हूँ, उसके भले के लिए कर रही हूँ या उसके नुकसान के लिए कर रही हूँ। तो ये हमारे कर्मा के खाते में लिखा जाता है, ये सबको पता है। उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है, ये भी सबको पता है। और कि अब ये पॉइंट बहुत आगे इम्पोर्टेंट आ रहा है कि हमारी समझ कैसे बनती है, हम अच्छे बुरे को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। ये पता चलता है हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी हमारी विजडम जब डेवलप होती है उससे पता चलता है। और ये पर्सनालिटी कब आती है, जब हम हमेशा कॉन्शियस है कि हम कौन से कॉजेस क्रिएट कर रहे हैं और वो कौन से एक्शन हो रहे हैं और कौन सा रिएक्शन हो रहा है। बस यही एक 3 वर्ड जिंदगी का दारोमदार उस पे घूमता रहता है। और हम इस सोसाइटी के भी पार्ट हैं, हम इसी समाज से ही सीखते हैं। हमारी खुशी, हमारा दुख, हम समाज के साथ ही रहकर सोचते हैं कि हमारी खुशी क्या है और हमारा दुख क्या है। पर उसका खुशी और दुख कहाँ से आ रहा है, हमारे एक्शन पे निर्भर करता है। एम आई राइट? हम अपने कर्मों को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे कर्म क्या है, हम क्या कर, हम कितना किससे अपने हार्ट से बात कर रहे हैं, कि हम सुपरफिशियली बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसको समझने की बहुत बहुत जरूरत है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस टू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्मिता मेरे कमरे में बैठी है और मैं स्मिता से बात कर रही हूँ, और अगर मैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम सुपरफिशियल, मेरा दिमाग तो कहीं और है, पर मैं स्पीकर से खाली वर्ड्स सेंटेंसेस बोल रही हूँ। तो क्या हम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं? क्या हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? क्या जो कन्वर्सेशन चल रही है हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्या हम उस पे अपने सोच बना रहे हैं और फिर एक्शन ले रहे हैं? ये जो कड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
अगर हम इस कड़ी में से एक भी स्टेप में चूक जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी वो जो कॉजेज एंड इफेक्ट्स में हैं उसको हम ऊपर नीचे कर। तो इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। मैं सबको नोट्स लिख के भेजूंगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब, थिंक एंड एक्ट। अगर मैं इसको अपने काम से रिलेट करूं कि हम इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और हम कहते हैं बस हमारे नंबर पूरे हो जाएं, हमारे रजिस्ट्रेशंस हो जाएं, पर वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से आ रही है हमारे यहाँ पे सीखने के लिए, उसकी जो हम कन्वर्सेशन है उसको हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके चैलेंजेस को हम एब्जॉर्ब करके एम्पैथेटिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और हम उसके लिए क्या विचार बना रहे हैं और हमारा एक्शन क्या है उसको ट्रेनिंग देने का। जो हमारे आउटकम्स डिफाइंड हैं, जो हमारे आउटपुट्स डिफाइंड है, क्या उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। आप ये मत सोचना कि आई एम लिंकिंग दिस थ्योरी विद योर एक्शंस इन द ऑफिस। मैं वो नहीं कर रही हूँ, पर ये क्योंकि हमारा रोजमर्रा का काम है ये, तो मैं आपको उसके साथ लिंक करके बता रही हूँ चीज। इन सब चीजों को करने के लिए टाइम लगता है, और अगर हम खाली एक सेंटेंस बोल के किसी को मतलब कि रजिस्टर कर लेते हैं या हम उनसे बात कर लेते हैं, दैट डजंट मैटर अ लॉट इन योर वर्क। आपका काम सुपरफिशियल हो जाता है, और हमारे जो रिएक्शंस हैं वो इतने फास्ट होते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे इंसान की बात खत्म नहीं होती, हमारा मुंह खुल जाता है। ऐसे होता है, हम पूरी तरह से दूसरे इंसान को जो हमारे सामने बैठे है हम सुनते नहीं है पर अपना मुंह खोल देते हैं, क्योंकि हमारा रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि हम उसमें से बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। और जो तीन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है अंडरस्टैंडिंग के, एब्जॉर्बिंग के एंड थिंकिंग के, हम उसको लूज कर देते हैं और हम अपना रिएक्शन फटाफट दे देते हैं। एम आई राइट? तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस टू अंडरस्टैंड, एब्सॉर्ब, थिंक एंड एक्ट, ये चार सेगमेंट्स। अगर हम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ना करके और अंडरस्टैंडिंग, एब्सॉर्बिंग एंड थिंकिंग को एलिमिनेट कर देते हैं और हम अपने एक्शन पे आ जाते हैं, तो वो सुपरफिशियल एक्शन कहलाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ। This concept is very important in our life. If we understand this aspect of life, at least as an individual, can control one's own life. What am I doing? This is a testing point every time for us. अगर हम इस टेस्ट से हम पास हो जाते हैं तो हमारे स्टेप बाय स्टेप जो मार्कशीट है वो इंक्रीज होती जाती है, और इसका कहीं ना कहीं इनविजिबल बेनिफिट आपको मिलता है। एम आई राइट? चैट में लिख दीजिए यस, समझ में आ रहा है आपको। मैं आगे बढ़ूं कि किसी का यहीं तक कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। ठीक है? मैडम, हम रूरल एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे को एक प्रॉब्लम हमेशा आती थी लड़कियों के साथ। या तो उसका रीजन मेरे को ये लगा कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बच्चे, लेडीज भी ऐसी हैं, उनको समझ ही नहीं है उतनी। वो उनसे बात करो, आपस में भी वो लोग जिस तरीके से बात करते हैं, या मैं भी उनको कुछ समझाने की कोशिश करती थी, तो वो सिर्फ सुनते ही मेरी बात को इसलिए थे कि मुझे जवाब क्या देना है। जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको एब्जॉर्ब ही करने को रेडी नहीं होते थे। वो एक माइंडसेट का प्रॉब्लम था। तो ये चीज मैं जहां भी हम लोग क्लास लेते हैं, कोई भी सेशन लेते हैं, तो उन बच्चों को उन्हीं लेमन्स लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। पहले मेरी सुनो, उसके बाद आप अपने रिएक्शन देना। उनको लगता ही है कि हम सुनना इसलिए है कि इसका जवाब क्या देना है, फटाफट फटाफट हमें जवाब देने हैं। उसी से ये हम एक लगेंगे habit कि बन जाती जी। है। Very bad. वो समझ ही नहीं थी कि आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो।
मैंने कहा जो तुम्हारी समझ है वो तो तुम मुझे जवाब दे के बता रहे हो, पर तुम्हारी समझ इंक्रीज कैसे होएगी, मेरी बात सुन के होएगी। तो आप लोग पहले मेरी भी सुनो, एब्जॉर्व करो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ समझो, उसके बाद आप जवाब दो। तो यही चीज मैं अपने सेंटर पे भी बोलती हूँ, लड़कियों को, लेडीज को, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि सिर्फ रिएक्ट करने के लिए किसी की बातें मत सुनो। कोई भी बड़ा भी, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, कोई सर्वेंट भी बोल रहा है, मम्मी पापा भी बोल रहे हैं, जस्ट लिसन फर्स्ट। तो ये पॉइंट आपने इसके पहले जो बताया कि आप पूरी कन्वर्सेशन को क्या एब्जॉर्ब उसमें करेंगे और एम्पैथेटिक होके चीजों को सुनना समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी ट्रू। ये मीन्स एक लीडर की क्वालिटीज भी होती है। देखिए, एक जो मैनेजर है ना, वो कहेगा कि मैंने आपको 10 टास्क दे दिए, शाम को मुझे रिपोर्ट करो उन 10 टास्क में आपने कितने किए। राइट? उसका वो रिजल्ट बाद में देखेगा, पर मैंने जो 10 काम दिए थे उसमें आपने 8 10 जो भी करे हैं मुझे बता। पर लीडर का ये रोल है कि हम जा रहे हैं समाज में, और अगर हमने 2 लोगों से भी बात कर रही है और उसकी समझ बूझ इन 4 एलिमेंट्स में बना ली है, तो हम कुछ ना कुछ अचीव करके आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इन आवर वर्क आल्सो वी से वी ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल। बट जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं अपने ऑफिस में भी इसको रिपोर्ट में लिखने से पहले भी इसको मैं 10 बार ही सोचती हूँ, क्या हम रियली में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं? क्या रियलिटी में ये ट्रांसफॉर्मेशन के पैरामीटर्स हम अचीव कर रहे हैं? मैं अपने ऑफिस में ये भी बोलती हूँ कि हम खाली इंडिकेटर्स की बात करते हैं पर लाइफ चेंजिंग सिनेरियो की बात नहीं कर रहे। जब तक लाइफ चेंजिंग सिनेरियो की बात नहीं करेंगे, तो जैसे ही हम वहां से अपने आप को विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करने के बाद द पीपल विल बी इन द सेम सिचुएशन फ्रॉम वेयर यू पिक देम अप। तो आगे से जब आप रिपोर्ट में आंकड़े दे रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि क्या हमारी कॉन्शियस ये कह रही है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। क्या हमने हर एक को इतना टाइम दिया कि हमने उससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करी, हमने उसको अंडरस्टैंड करा, हमने उस कन्वर्सेशन को एब्जॉर्ब करा, और फिर हमने अपनी थॉट प्रोसेस को बना के एक्शन किया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द डेवलपमेंट सेक्टर व्हेन वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। और उसमें ये नहीं है कि मुझे कोई प्रेस चाहिए या मैं क्या कर रही हूँ, पर हमें राइट वे में कर, राइट वे में करके, राइट टाइम पे करके, अगर हम किसी को समझा के अपने साथ आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। ठीक है? जी मैम, वैसे भी अगर हम लोग उनके साथ ऐसे कन्वर्सेशन नहीं करते हैं ना मैम, तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। 1 to 1 अगर हम उनसे कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, कहीं कोई गैप रह जाता है, किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, तो वो सीरियसली कवर नहीं हो पाता है मैम, जब तक हम उसको एट लास्ट तक कवर नहीं करते। स्टार्ट ही यहीं से होता है मैम, स्टार्ट ही यहीं से होता है। वो बात अलग है, किसी को हाँ पहले टाइम मिल जाता है तो किसी तरह थोड़ा सा टाइम गैप पड़ जाता है, लेकिन कवर पता चल जाता है कि यहाँ गैप है, वो चीज कवर नहीं हो रही। जी मैम। पर ज्योत्सना, मैं चाहूंगी कि अगर आपने 30 लड़कियों से बात की है ना 1 to 1, तो मुझे रिपोर्ट में कम से कम 20 लड़कियों की कन्वर्सेशन लिख के भेजो। ठीक है मैम, ओके। Why I have taken this topic today? जी Because मैम। हम समाज के साथ काम कर रहे हैं, पर हमें समाज की रियलिटी को डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे। जी। अगर हम कहें कल को कि रीट ने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की है पिछले 16 साल से, वो 10 इंडिकेटर मुझे नहीं सेटिस्फाई कर रहे कि मैंने बदलाव के लिए काम किया है। पर जो आपकी मनोस्थिति है उनके साथ बात करके और कैसे आपने उनको चेंज किया, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है मैम। मुझे मैम हम उनकी, लोग हाँ, राइट मुझे करते उनकी हैं ना। स्टोरी से भी नहीं फर्क पड़ता। किसी जी। ने लिख के दे दिया, मैं
पहले ऐसी थी, फिर मैं रीड सेंटर में आई, मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की, मेरे में ये बदलाव आया। ऐसे बदलाव नहीं आता है। बदलाव आता है अपने पीयर ग्रुप में बात करके, अपने पीयर ग्रुप से समझ के हम आगे कैसे बढ़ेंगे उसका बदलाव। ठीक है। ठीक ठीक है। है। थैंक यू। जो गिविंग एस्पेक्ट है, हम क्या करते हैं? हम किसी से कुछ ले तो रहे नहीं है, देखा जाए। हम हम हमेशा समाज में जो भी काम करें, वी एज द लीडर्स, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीड वर्ल्ड हियर। रीड की जो दुनिया है, हम क्या करें? हम गिविंग पे काम कर रहे हैं, चाहे हम स्किल दे रहे हैं, चाहे हम अपना टाइम दे रहे हैं, चाहे हम अपना थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, चाहे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर गिविंग। राइट। आप इस चीज को भूल जाइए कि आपको सैलरी मिलती है, हम नौकरी करें, मैं नौकरी की बात ही नहीं कर रहा। हम एज इंडिविजुअल्स रीड की जो दुनिया है उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर, उस पे फोकस करिए। और जब हम गिविंग की बात करते हैं, तो पहले पुराने जमाने में समाज क्या होता था? हमारे टाइम पे, आज यंग जनरेशन ने तो नहीं देखा, यंग जनरेशन तो एक कमरे में बंद और मोबाइल, दैट इज यंग जनरेशंस लाइफ, लिविंग, आई शुड से दैट। पर हमारी लिविंग क्या थी? बुजुर्ग मोहल्ले के पार्क में बैठे हैं, जहां पे हम उसको कहते थे दहलीज से बाहर जाने तो बुजुर्गों की नजरों से निकल के जाना है। उनको पता होता था कि घर के बच्चे, घर की औरतें, घर के आदमी, घर की महिलाएं कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, कब गई हैं और कब वापस आई। ये होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years पहले, जब हम बच्चे थे। और वो बुजुर्ग अभी गांव में बैठे मिलते हैं। आप अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना, अभी भी चौपाल में बैठे मिलते हैं, इधर उधर बैठे मिलते हैं। अब क्या है, डेफिनेशन चेंज हो गई है। वो आदमी बुजुर्ग डिस्कस करते थे कि समाज में क्या अच्छा है, समाज में क्या बुरा है। आपस में 10 लोग डिस्कस करके जब घर जाते थे, तो अपना एक वैल्यू सिस्टम का फ्रेमवर्क बना, और उस फ्रेमवर्क से छोटे बच्चों को, घर की महिलाओं को, घर की औरतों को, लड़कियों को एक वैल्यू सिस्टम देते थे कि आपने इस दायरे में अगर रहेंगे, इस दायरे में अपनी कर्म भूमि बनाएंगे, तो आप सक्सेसफुल हैं। राइट। जो कॉज एंड इफेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि हम ये सब चीजों को, ये संस्कार और ये कल्चर को पीछे छोड़ के आते जा रहे हैं। अभी हम फास्ट लाइफ में हैं, और फास्ट लाइफ में हम सब कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। और जब हम फास्ट लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा दिल कहता है कि गलत है, पर हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने टाइम से इतने बंधे हुए हैं कि हमें अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ अचीव करना। वी आर वी आर इन द रेस ऑफ विनिंग। बस हम जीत कैसे जाए, वो जीतने का प्रोसेस क्या है, उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज कर जाते हैं और बहुत पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इम्पेशेंट हैं। हम गलत चीजों को एडॉप्ट करते हैं, हम इम्प्रॉपर मेथड्स यूज करते हैं, जो रिजल्ट करते हैं इनएडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइफ। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन हम कहते हैं कि हम, जो यंग जनरेशन है, आने वाली यंग जनरेशन है, कि हम कितनी जल्दी पैसा कमा सकते। हमें पैसा कमाने के लिए अगर रॉन्ग मीन्स भी यूज करने हैं, तो हम करेंगे, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। राइट। और हम वही इम्प्रॉपर वे में, इम्पेशेंट वे में अपनी लाइफ को शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, शॉर्ट टर्म गोल की तरफ लेके जाते हैं। हम लॉन्ग टर्म गोल अपनी लाइफ के भूलते जा रहे हैं। और ये आने वाली जनरेशन को इसका इफेक्ट मिलेगा, इतना जबरदस्त इफेक्ट मिलेगा
कि हम लोग उस इफेक्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। तो इस चीज को आपको बहुत ही आई शुड से दैट कि आपको समझने की जरूरत है, जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और अगर हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो आई थिंक we can do wonders. I'm talking about the read family, read word. अगर हम ये शिक्षा बच्चों को दे दें और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझा दें, तो हम एटलीस्ट कुछ तो इफेक्ट पॉजिटिव क्रिएट करके जा रहे हैं, है ना। कुछ तो कॉजेस हम पॉजिटिव क्रिएट करें जिसका इफेक्ट आने वाले टाइम पे शायद हम ना देख पाए, पर हमारा समाज देखेगा उसे, है ना। तो वो चीज मैं आज कहना चाह रही थी। बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में बोलूंगी, बिकॉज अगर इतना सारा इकट्ठा बोल दूंगी तो वो लिंक टूट जाएगा। तो कोई अभी 10 मिनट है, अगर हम डिस्कस कर सकते हैं जो मैंने अभी तक शेयर करा है, तो यू आर वेलकम। एनीबॉडी कैन शेयर वॉट एवर थॉट्स, वॉट एवर दे हैव अंडरस्टूड। और कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते। किसी को भाषा मुश्किल लगी, मेरे 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए प्लीज। नो मैम। नो मैम। अच्छा, किसी को गुड इवनिंग। कॉन्सेप्ट मुश्किल लगा? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने हमें बताया। अच्छा, किसी को ऐसे लगा कि मैं फिलोसफी की बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं कर रही, आममर्रा की जिंदगी की बात नहीं कर रही हूँ? नो मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड पन्नू बोल रही आफ्टरनून। हूँ रामपुर से। हाँ जी। नहीं मैम, जितना भी अभी आज तक आपने बताया ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। और अभी मैं परसों का ही वाकया, जैसे आपने बताया ना कि चौपाल में जेंट्स लोग बैठे होते हैं, पहले वो डिस्कस करते थे, तो वैसे ही हमारे साथ हुआ। हम एक गांव में गए जहाँ की लड़कियां हमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, लेडी से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। फिर वहां पर हमने जब लोगों से पूछा तो वहां बहुत सारी लेडीज लड़कियां थी जो सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें सीख सकती हैं और आगे बढ़ना चाहती भी हैं। बट पता नहीं वो घर से क्यों नहीं निकल के आ रही थी, शर्मा रही थी, या फिर अभी तक उनके गांव में ऐसा कुछ गया नहीं है। फिर हम लोगों ने जब 1-1.5 घंटा बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और सबसे पूछ लिया, कोई नहीं आया और किसी ने भी अंदर आने को नहीं बोला, मतलब अंदर तक भी हमसे बात नहीं की, बहुत शर्माई और हमें देख के हंसने लगी। तो फिर हमने सोचा कि हमें और क्या करना चाहिए जो हम इन लेडीजों से बात करें। तो वहां पर चौपाल में बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, वही बातें कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इनसे बात करके देखते हैं, शायद ये हमें कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे। तो फिर हम 2-3 लोग उनके पास गए। हमने पूरे अपने सेंटर के बारे में अभी तक बताया और बताया कि कब से खुला हुआ है, कितने लोगों ने वहां से सीख लिया है और लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जेंट्स लोग बहुत खुश हुए और फिर वो बोले कि हम आपके साथ सर्वे थोड़ा सा करवाते हैं और अपनी लेडीज से हम आपको मिलवाते हैं। जब जैसे ही हम उनके जेंट्स के साथ गए उनके घर पे, वो लोग बात करने के लिए रेडी हो गई और सारा बताने लगी कि हम सीखने के लिए तैयार हैं और हम सीख लेंगे। वहां की एक लड़की से बात करी तो फिर वहां पर 10-15 लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार, सेंटर पे आने के लिए तैयार। कुछ लोग बोले हम आपको यहीं एक कमरा दे देंगे, आप यहीं मशीनें रख लीजिए, यहीं पर सिखा दीजिए। कम से कम 30-35 लड़कियां, लेडीज है वहां पर इकट्ठी हो गई। और मतलब हमें फिर लगा कि हाँ, ऐसे नहीं तो फिर इस तरीके से हमारी बात इन लोगों ने सुनी। तो वही जो अभी आप बता रही थी, वही हमने उस दिन किया। तो हमें काफी कुछ अचीव हुआ इस गांव से और हमें लगा कि हम इन लोगों के तक पहुंच पाए, शायद इन्हें जरूरत थी हमारी। वेरी गुड फरा, वेरी गुड केस स्टडी यू हैव शेयर। और जो रीड का मॉडल है वो कुछ इसी तरीके से है कि हम लोकल स्टेक होल्डर्स कमेटी बनाते हैं या लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, और ये लोग ही हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर उस गांव में हम जा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, ये दोनों के लिए अच्छा है फरा। आपके लिए भी Yes. अच्छा है क्योंकि आप वहां जा रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि उनकी औरतें सीख रही हैं या बेटियां सीख रही हैं। तो बोथ वेज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। थैंक यू फॉर शेयरिंग।
यस मैम। और उन्होंने जेंट्स लोगों ने एक बात अपनी लेडीजों से बोली कि जितनी देर आप बैठ के यहाँ चौपाल में इकट्ठी होके उड़ते इधर उधर की बातें करती हो 1-2 घंटे तक, यहाँ वहां की इतनी देर अगर आप कुछ सीखोगी तो कुछ कर लोगी। तो वो हमें बहुत खुशी मिली कि उन्होंने हमारा साथ दिया। थैंक यू मैम। Very, very nice. Thank you for sharing. Anybody else? और कोई शेयर करना चाहेगा? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम हमारे साथ भी कुछ सेम ऐसा ही हुआ था मैम। हमने अभी लोहा खुर्द जो हमारे सेंटर से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है मैम गांव। तो मैम हमने पहले सरपंच से बात की, लेकिन सरपंच के घर पे कुछ ऐसा हो गया था कि उनके भाई की बेटे की डेथ हो गई थी, तो वो थोड़ा सा गांव में बता नहीं पाए थे किसी को भी। तो हम लोगों ने आशा वर्कर से भी बात की, तो उन्होंने भी ढीला छोड़ दिया था। तो हमने खुद सर्वे किया मैम। तो उस टाइम लेडीजें बात करने को तैयार नहीं थी। फिर हमने उनसे आंगनवाड़ी से चौकीदार का नंबर लिया। चौकीदार और जो सफाई कर्मी होते हैं मैम, इनका नंबर लिया, तो इन दोनों से बात की। फिर क्योंकि वो सभी को जानते हैं, और चौकीदार जो होता है मैम पूरे गांव में बुनियादी भी करवाता है, सबको बताता है। तो उनसे बात की कि हमारा जो पास का गांव है, हम पैम्पलेट भी लेके गए थे। तो हमने सारा उनको सब कुछ दिखाया, पिक्स भी दिखाई कि हम लोग लास्ट ईयर जो आपके ही पड़ोस का गांव था वहां पे हमने काम किया था। तो मैम उन्होंने हमारे साथ चल के 10-15 घरों में वो हमें लेके गई वहां के इलाके में। तो मैम वहां पे सभी औरतें उनके कहने से एग्री हो गई और वो आई मैम। तो नेक्स्ट डे जब हम गए, तो कई सारी औरतों को ये गलत फहमी थी कि हम लोग मशीनें देंगे उनको, क्योंकि ये जो हरियाणा सरकार है वो फॉर्म फिल करवा देती है लेडीजों के और मशीन प्रोवाइड करवाती है उनको। तो हमने उनसे बात की कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप मशीन का क्या करोगे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप ये बात तो सही कह रहे हो कि हमने कहा कि हरियाणा सरकार आपको इतना लेट और इतना मतलब आपको कोई यहाँ पे कोई ट्रेनिंग भी नहीं दे रही है और ऐसे ही आपको मशीन चाहिए। हम तो आपको सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जो लेडीजों के बेनिफिट के लिए, आप कहीं पे भी अपना छोटा सा रोजगार कर सकती हो, एक मशीन से आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको पूरी ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो आप सभी ग्रुप में काम कीजिए, हमारे साथ बैठ के सीखिए, और तब जाके आपको समझ जाएगा कि आप अपने मतलब आपके जो दैनिक जीवन में जो आप काम कर रहे हैं, उसी उसी से ही रिलेटेड हमारे कोर्स हैं, और उसी से ही आप अपना आगे अपनी जो है छोटे छोटे बिजनेस कर सकती हो। तो मैम वो सभी लेडीज हैं, उन्होंने कहा कि अब मैम आपको घूमने की जरूरत नहीं, अब आपके लिए हम लोग सबको बताएंगे अपनी गलियों में, अपनी अपनी गलियों में। और मैम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं मैम वो सत्संग करती हैं, वहां पे पास में ही मंदिर था, तो वो भी आ गई मैम देख के कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि हम अपने सत्संग बाद में करेंगे, पहले हम आप लोगों को बताएं, आप हमारी कम्युनिटी में आए हैं तो हम पहले सबको बताएंगे। तो कि सबके घरों में जो बहू बेटियां हैं वो आपके कोर्स सीखने के लिए जरूर आएंगी मैम। और मैम सच में हमें जाते ही मतलब इतनी मतलब मैम कम्युनिटी में इतना वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कि लेडीजें खुद आ रही है मैम अभी। वेरी तो मैम वेरी ये आपकी ही ट्रेनिंग्स का इफेक्ट है कि हम लोग मतलब कम्युनिकेट में मतलब हम लोग इतने वो हो गए हैं कि मैम हम कम्युनिकेट कर लेते हैं कम्युनिटी से, उनसे कैसे ना कैसे करके अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं मैम। ये है कि मैम थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये है मैम कि हमारी प्रॉब्लम्स आपके ही उससे सॉल्व हो रही है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ जीतू ये बात सुन के, बिकॉज और मैम कम्युनिटी सॉरी आज मैं एंगेजमेंट। कैमरा ऑन नहीं कर पाई क्योंकि मैम बारिश आ रही थी तो मैं भीग गई थी सारी। फिर घर आके कपड़े चेंज किए मैंने, ईयरफोन लगा के आपकी पूरी ट्रेनिंग सुनी है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट। रितु, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं चाहूंगी कि आप ना थोड़ा चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में किसी में भी लिख के ये भेजें कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे कम्युनिटी एंगेजमेंट में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम कम्युनिटी एंगेजमेंट में सक्सेसफुल नहीं होते तो हमारे प्रोजेक्ट का भी इतना जबरदस्त इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है। और आप लोग जी मैम। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
और यही नॉर्मली मिसिंग होता है बाकी के लोग जो काम करते हैं स्किलिंग पे, बिकॉज वो तो एक शॉप खोल के बैठे हैं ना कि आइए हमसे सीख के चले जाए, हमें फीस दे दीजिए, पर हम ऐसा नहीं कर रहे। हम हमारा पहला स्टेप है कि हम कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी में विश्वास क्रिएट करते हैं, और हम अपने कार्यक्रम के बारे में सब डिटेल्स बताते हैं, फिर उनको कन्विंस करते हैं कि आप जुड़िए हमारे साथ, आप चाहे सीखिए चाहे नहीं सीखिए, पर आप जुड़िए, आप हमारी लाइब्रेरी में आइए। एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है ह्यूमन लाइब्रेरी का, कि ह्यूमन इंटरेक्शन इज अ ग्रेट लर्निंग। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर हम ये कॉन्सेप्ट भी अपनी लाइब्रेरीज में प्रमोट कर लेना कि हम हफ्ते में 1 घंटा ह्यूमन लाइब्रेरी पे फोकस करेंगे, और हम कैसे उनकी नॉलेज से सीखेंगे, जो उनके वैल्यूज हैं, जो उनके मॉरल्स हैं, जो हमारी बुजुर्ग औरतें हैं विलेज में, वो हमें क्या सिखाती हैं, और उनसे हम क्या पिकअप कर सकते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। दैट रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइब्रेरी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल से पहले ये आपके मेल बॉक्सेस में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जिसको मैं मेल नहीं भेज पाई वो प्लीज लिख दीजिएगा उसको नहीं मिली है। तो फिर जिस जिनको लिंक की मेल आई है ना, उसी लिंक की मेल के ऊपर मैं इसको शेयर करूँ। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंडरफुल मैम। टॉपिक। मैम।